Also press the ये एम ट्रिक दिए, ठीक है। इस तरह से कौन सी नदी 2 बार काट रही है, इस तरह से हम लोग उसमें ट्रिक वाइज देखे थे। आप लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में अगर डिटेल से अध्ययन करना चाहते हैं तो पिछले वाले वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसके पहले और हम लोग प्रदूषण यानी कि प्रदूषण अभी करना है हम लोग को, इसके बारे में अध्ययन करना है। और इसके पहले हम लोग पर्यावरण के बारे में अध्ययन करते जा चुके हैं, तो आप लोग पीछे वाले वीडियो भी ज़रूर देखें, एकदम डिटेल से अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग आज प्रदूषण के बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। तो प्रदूषण एक होता है प्रदूषण, ठीक है। एक होता है प्रदूषण, एक होता है प्रदूषक, समझना है। प्रदूषक और प्रदूषण, ठीक है। प्रदूषक, ठीक है। प्रदूषक उसको बोलते हैं जो प्रदूषण फैला रहा है, ठीक है, उसको प्रदूषक बोलते हैं, ठीक है। और प्रदूषण जो है जिसके कारण से हो रहा है, जो जिम्मेवार है वो प्रदूषण हुआ, ठीक है। तो पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक, जैविक अथवा कोई अन्य कारक विपरीत व अनचाहा परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, शुद्ध ऑक्सीजन चाह रहे हैं, लेकिन जो है हम लोग के अनचाहा यानी कि हम लोग चाह रहे हैं कि शुद्ध ऑक्सीजन, लेकिन जो है हम लोग को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये सब चल रही है, वो सब प्रदूषण फैला रहे हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं शुद्ध प्रदूषण, लेकिन हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, CO2 मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग का अनचाहा परिवर्तन हो गया, इसलिए वह क्या कहलाया, प्रदूषण कहलाया। वह भौतिक रूप से भी हो सकता है, रासायनिक रूप से भी हो सकता है और जैविक रूप से हो सकता है, यानी तीनों रूप से प्रदूषण हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो प्रदूषण के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रदूषण के एक भौतिक प्रदूषण, ठीक है, रासायनिक प्रदूषण और जैविक प्रदूषण, ठीक है। तो भौतिक प्रदूषण में हम किसका अध्ययन करेंगे, वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग यानी का मतलब गर्मी के सीजन में ध्रुव पर बर्फ पिघल रहे हैं, उसके कारण जो है नदियां में बाढ़ आ रहा है, और कहीं गर्मी के कारण सूखा भी हो रहा है, कहीं बाढ़ से पीड़ित है, कहीं सूखा से पीड़ित है। और ध्वनि प्रदूषण, आज के समय औद्योगिक क्रांति होने के बाद ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, इस बहुत सारी ये सब क्रियाएं इसमें भौतिक प्रदूषण में आता है। तो रासायनिक प्रदूषण में जो है SO2, अम्लीय वर्षा उसको बोलते हैं जब कई दिनों से बारिश नहीं होते हैं, तो फिर जब आंधी तूफान चलते हैं तो धीरे धीरे धूलकण ऊपर चले जाते हैं, और जब ऊपर से जब वह वर्षा जब हल्की होती है तो वह वर्षा के बूंद में अम्ल के समान जैसे धूलकण जो हुआ ये सब नीचे आते हैं, यही तो हम लोग का क्या है, अम्ल वर्षा है, ठीक है। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, यह नाइट्रोजन ऑक्साइड ये भी अम्ल वर्षा से अभिक्रिया करके वो सब SO2, अम्लीय वर्षा, ये सब क्या आ जाते हैं, रासायनिक परिवर्तन में आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि रासायनिक रूप में भाग लेके और जो परिवर्तन कराए, प्रदूषण कराए, वह हम लोग का रासायनिक प्रदूषण हुआ। और जैविक प्रदूषण, ठीक है, जैविक प्रदूषण जैसे वनों का विनाश देखिए, जैविक प्रदूषण यानी कि कभी आदमी के द्वारा तो वनों में आग नहीं लगाया जाएगा। तो होता क्या है कि जब वन अधिक घन होते हैं, जब पेड़ गर्मी के सीजन में आपस में जब टकराते हैं तो धीरे धीरे वहाँ से गर्मी के कारण अपने आप आग लग जाता है, या फिर पत्थर उखल ऊपर से गिरने के बाद उसमें चिंगारी के रूप में अगर हुआ तो धीरे धीरे यानी कि आग पकड़ जाते हैं, यानी कि वह अपने आप भी आग पकड़ सकता है, ठीक है। तो वह हो गया हम लोग का जैविक प्रदूषण, यानी कि वनों के विनाश भी हो सकता है, ठीक है, एक जीव दूसरे जीव को मारना, ठीक है। जैविक विविधता हम लोग पढ़े थे पर्यावरण के पीछे वाले टॉपिक में, तो जैविक विविधता का अध्ययन जो हम लोग किया उसमें भी एक जीव दूसरे जीव को मारना, यानी एक जीव दूसरे जीव को समाप्त कर देना, ये तो हम लोग का क्या है, जैविक प्रदूषण है, ठीक है। हम लोग का क्या है, जैविक प्रदूषण है। तो हम लोग इसके बारे में अब देखिए, प्रदूषण सबसे पहले कौन सा आया, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जो हम लोग को देखने के लिए शुरुआती में मिला। देखिए, प्रदूषण के बारे में सबसे पहली जानकारी वायु प्रदूषण के रूप में देखने को मिला। क्या, वायु प्रदूषण के रूप में। अगर प्रदूषण के बारे में हम लोग को पहली जानकारी वायु प्रदूषण के रूप में देखने के लिए मिला था, ठीक है, वायु प्रदूषण के रूप में देखने के लिए मिला था।
फिर यह औद्योगिक क्रांति यानी 1831 से 19वीं शताब्दी में के समय हुआ था। यानी कि 1831 में जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था, इंग्लैंड ने शुरू किया था, तो उस समय जो है इंग्लैंड में भाप का इंजन बना चुका था। जेम्स वाट ने जो है भाप का इंजन बना चुका था, जो कि इंग्लैंड का था, ब्रिटिश था। इस समय जेम्स वाट ने भाप का इंजन बना चुका था, भाप का इंजन, ठीक है। जेम्स वाट ने भाप का इंजन बना चुका था, ठीक है। तो तभी से लंदन में कारखाने भाप के इंजन से चलने लगे। यानी कि लंदन में जो है सभी कारखाने जो है क्या हुआ, भाप के इंजन से चलने लगे, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे भाप के इंजन से चलने लगे तो औद्योगिक क्रांति भी आया वहाँ पे। लेकिन औद्योगिक क्रांति आने के बाद जो है क्या हुआ, वहाँ पे धीरे धीरे धुआं की मात्रा बढ़ने लगा। क्या हुआ, धुआं की मात्रा जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसके बाद जो है क्या हुआ, धुआं की मात्रा बढ़ने लगा तो फिर वहाँ का वायु प्रदूषण हम लोग को देखने के लिए मिला, ठीक है। तो फिर वहाँ जो है देखा कि वहाँ पूरे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है। तब फिर क्या हुआ, वहाँ निर्णय लिया गया कि लंदन के सभी फैक्ट्रियाँ धुआं उगलने लगी, जिससे मात्र स्टील इंस्टीट्यूट को छोड़कर से सभी कोयले के प्रयोग के रोक लगा दिया। तो फिर वहाँ जो है कोयले का प्रयोग सब, क्योंकि जब भाप इंजन बन गया, वहाँ की मशीन में ज़्यादा मात्रा में क्या करने लगा, भाप का इंजन के लिए कोयले का ज़्यादा उपयोग करने लगा। कोयले का जब ज़्यादा उपयोग करने लगा तो वहाँ पे जो है धुआं की मात्रा जो है पूरा फैल गया, पूरे शहर में, पूरे लैंड में, सभी जगह, ठीक है। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ जो है स्टील वाले फैक्ट्री को छोड़कर से सभी कोयले वाले जितने भी फैक्ट्री थे सभी में क्या हुआ, रोक लगा दिया। यानी कि सबसे पहले इससे ये निष्कर्ष निकला कि सबसे पहले वायु प्रदूषण का हम लोग को पता चला औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड में जब शुरू हुआ था 19वीं शताब्दी में 1831 के आसपास में। तो वहाँ फिर क्या हुआ, स्टील की फैक्ट्री को छोड़कर बाकी सब पे क्या हो गया, बैन लगा दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। प्रदूषण के प्रकार वर्तमान में परिदृश्य में पर्यावरण के प्रदूषण को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। एक वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जैव प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, रेडियोधर्मी एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रदूषण, ठीक है। तो हम लोग जो है इसके बारे में डिटेल से एक एक करके अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो प्रदूषक किसे कहते हैं, वो शुरू में बताएं। प्रदूषण और प्रदूषक में अंतर। प्रदूषक ऐसे पदार्थ को होते हैं जिसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। यानी कि जिसके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है वह क्या हुआ, प्रदूषक हो गया, ठीक है। जैसे CO2 ये सब क्या हो गया, प्रदूषक हो गया, ठीक है। इसी के कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है। अर्थात प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं। यानी कि जो प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है वह क्या है, प्रदूषक है कहते हैं। यह मुख्यतः प्रकार के होते हैं। देखिए जैव निम्नीकरण प्रदूषण, ठीक है। जैव निम्नीकरण प्रदूषण यह सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिया जाता है, जैसे कि वाहित मल, जैवीय अपशिष्ट पदार्थ, मृत जीव एवं वनस्पतियाँ एवं कूड़ा करकट। देखिए इसमें जो है वह प्रदूषण आता है जो सूक्ष्म जीव के द्वारा यानी जीवों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। यानी वनस्पति और जीव के द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न किया जा रहा है, ठीक है। तो वह क्या हो गया, जैव प्रदूषण हो गया, ठीक है। वह धीरे धीरे कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो वह कूड़ा करकट जैसे वह क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ एवं वनस्पतियाँ। तो देखिए यानी कि वह जो है जैव निम्नीकरण प्रदूषण जो है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूशन जो है कौन उत्पन्न करेगा, मृत जीव करेगा और वनस्पतियाँ करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया जैव निम्नीकरण प्रदूषण किसको बोलेंगे। यह जैव निम्नीकरण प्रदूषण में कौन कौन आएगा, यह सूक्ष्म जीव एवं अपघटित कर दिया जाता है। सूक्ष्म जीव के द्वारा जो है क्या होता है, अपघटित कर दिया जाता है, ठीक है। इसे मृत जीव, वनस्पतियाँ ये सब के द्वारा कूड़ा करकट, यानी कि अब जैसे कि इसमें ये भी रखते हैं, अगर मान लीजिए केला हुआ तो उसका छिलका जो है क्या हो गया, जैव निम्नीकरण प्रदूषक हो गया,
ठीक है, ये फिर सड़ गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये हम लोग को कोई उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या है, यहाँ से हम लोग गैस भी बना सकते हैं, सड़ा गला के मीथेन गैस ये सब भी बना सकते हैं। और देखिए अजैव और ये निम्नीकरण प्रदूषण, ठीक है, और निम्नीकरण प्रदूषण ये जो है हम लोग को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है, ठीक है। अजैव निम्नीकरण प्रदूषक, ठीक है, ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं, यानी सूक्ष्म जीव जो हरा इसको अपघटित नहीं हो पाता है। जैसे पन्निक हो गया, ये सब क्या हो गया, पन्निक सब क्या हो गया, ये कभी सड़ता ही नहीं है। लेकिन केले का छिलका, जैव निम्नीकरण जो प्रदूषक था, केले का छिलका, ये कद्दू का छिलका, ये सब जितना है यानी कि जीव द्वारा, यानी कि वनस्पति द्वारा और जीव द्वारा जो उत्पन्न हो रहा है वो अजैव निम्नीकरण पदार्थ हो गया। और यहाँ अजैव निम्नीकरण पदार्थ में क्या हो गया कि यह वनस्पति और जीव के द्वारा नहीं होता है उत्पन्न, इसको रासायनिक रूप से निर्माण किया जाता है। जैसे कि सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं किया जाता, ये सूक्ष्म जीव द्वारा नहीं अपघटन किया जाता, यानी जो अपघटन करता है, जो कि प्रकृति का सफाई कर्मी बोले थे, अपघटन करता है जो सूक्ष्म जीव है, और क्या करते थे, यानी कि पेड़ पौधे जो मृत्यु होता था अगर मिट्टी में रखा हो तो उसको सड़ा गला के ख़त्म हो जाता था धीरे धीरे। लेकिन ये अजैव निम्नीकरण पदार्थ प्रदूषक जो है ये ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए सूक्ष्म जीवों द्वारा अब अपघटनीय प्रदूषक है, जैसे प्लास्टिक क्या है, जैसे क्या है, प्लास्टिक है, क्या है, प्लास्टिक है, ठीक है, क्या है, प्लास्टिक है, नायलॉन है, शीशा है, पारा है, ये प्लास्टिक है, क्या है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, नायलॉन है, शीशा है, पारा है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, निकेल है, मैग्नीज है, लोहा है, तांबा है, जस्ता है, ये सब क्या हो गया, ठीक है। डीडीटी है, डीडीटी 1972 में प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। ये जो है क्या होता है, इसको जब छिड़काव करते हैं तो उसमें बहुत सारे जीव मर जाते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम लोग में प्रयोग कर जाते हैं। तो किस प्रकार से प्रयोग करते हैं हम लोग में, जैव आवर्धन जब पढ़ेंगे, जैव आवर्धन हम पीछे के वाले वीडियो में पढ़ाए हैं, उसको आप लोग अध्ययन कीजिए और देखिए किस तरह से प्रदूषक पदार्थ हम लोग में आता है और कितना प्रतिशत के रूप में कैसे कैसे आते जाता है, ये जैव आवर्धन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वहाँ जाके आप लोग डिटेल अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब के लिए उसमें सिर्फ SMT गंगा देवी डालिए, आप ये मेरा चैनल ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उससे सब्सक्राइब करें, उसको आगे बढ़ाएं, ये आप ही लोग का चैनल है, ठीक है। तो ये देखिए DDT, फिनोल आदि रासायनिक यौगिक, ये ठीक है। तो ये सब जो है क्या हो गया, अजैव निम्नीकरण प्रदूषक हो गया, ठीक है। तो हम लोग समझ लें, एक जो है अपने आप सड़ गल जाएगा वो प्रदूषक हो गया, और जो एक अपने आप सड़ गल नहीं जाता है वो सब अजैव निम्नीकरण प्रदूषक हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए हम लोग का क्या है, वायु प्रदूषण है, ठीक है। वायु प्रदूषण में प्राकृतिक और मानवीय दो स्रोत होते हैं। वायु प्रदूषण जो है प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है और मानव रूप से भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, और ये चीज़ यहाँ से क्वेश्चन बार बार बन रहा है, आप लोग बढ़िया से इसको देखिएगा, ठीक है। लाइकेन जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अच्छा रहेगा, जहाँ प्रदूषण कम रहेगा, वहाँ लाइकेन जो है अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि सीधा इसमें याद रखना है, जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहाँ लाइकेन अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलेगा। जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहाँ लाइकेन जो है अधिक मात्रा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग जो है लाइकेन जो है हम लोग को उद्योग वाले क्षेत्र में नहीं देखने के लिए मिलेगा। जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मात्रा में हो तो वहाँ जो है लाइकेन देखने के लिए हम लोग को मिलेगा। तो याद रखना है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर वायु हम लोग की अच्छी है या वायु प्रदूषण अधिक मात्रा में है तो लाइकेन अधिक देखने के लिए मिलेगा कि कम देखने के लिए मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आप लोग जो है अच्छे से समझेंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखिए लाइकेन काई यह वायु प्रदूषक के सबसे अच्छे प्राकृतिक सूचक है। ये प्राकृतिक सूचक, जहाँ वायु प्रदूषण नहीं हुआ अपने आप वह जो है उग जाएगा। वायु प्रदूषण जहाँ नहीं है वहाँ अपने आप वो क्या होगा, दिखाई देगा। यह सहजीवी सहपोकारिता यह का अच्छा उदाहरण है। यानी कि यह जो है प्राकृतिक सूचक जो है वायु प्रदूषण का एक अच्छा उदाहरण है।
लाइकेन एक प्रकार के मिश्र जीव है। लाइकेन एक प्रकार के क्या है? मिश्र जीव है, जो कि एक कवक तथा एक शैवाल प्रायः साइनोबैक्टीरिया की 1 से 2 जातियों की सहचर्य के परिणाम स्वरूप बनते हैं। तो देखिए, ये जो साइनोबैक्टीरिया आया, यही ने सबसे पहले ऑक्सीजन का उत्पादन किया, यही सबसे पहले ऑक्सीजन लाया। तो देखिए, पहले जो है, पहले जीव उत्पन्न हुआ आया कि ऑक्सीजन पहले जीव आया। तो जीव में कौन आया? साइनोबैक्टीरिया हुआ। इसको इतना पावर था कि ये धीरे धीरे जो है क्रिया करके यह ऑक्सीजन कुछ अल्प मात्रा में बनाया। तो फिर यहाँ से धीरे धीरे ऑक्सीजन की क्रांति आई। फिर तब उसके बाद जो है यहाँ जनसंख्या की क्रांति आई। फिर यहाँ से तब जनसंख्या तेज़ी से हर चीज़ का बढ़ने लगा। ठीक है, तो ऐसे वनस्पति जिसमें पत्ती, ठंडल तथा जड़ में कोई अंतर नहीं रहता है, उसे क्या थाइलस कहते हैं। ठीक है, लाइकेन निम्न श्रेणी के ऐसी छोटी वनस्पतियों के द्वारा समूह को विभिन्न प्रकार के आधारों उगे हुए पाए जाते हैं। यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होती है। इसलिए यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। कौन? लाइकेन जो है क्या होता है? यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लाइकेन नगरों के समीप क्या होगा? नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, दावानल क्या है? ये दावानल है। दावानल उसको बोलते हैं, दावानल। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि जब जंगलों में आग जब लग जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? दावानल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको? दावानल बोलते हैं। ठीक है, दावानल। तो दावानल से मुक्त धुएं और अब देखिए, कभी कभी अपने आप जो है जंगलों में क्या होता है? आग लग जाता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी के उद्गार से भी प्रदूषण होता है। ये सब अपने आप प्रदूषण हो रहा है। ज्वालामुखी प्राकृतिक प्रदूषण हो रहा है। ज्वालामुखी यानी कि एक मानव जनित जो प्रदूषण हुआ वह मानव द्वारा फैला रहा है, और जो है एक प्राकृतिक प्रदूषण हुआ वह प्राकृतिक के द्वारा फैला रहा है। जैसे दावानल, ये प्राकृतिक रूप से जंगल में आग लग गया, तो यह क्या हुआ? प्राकृतिक रूप से प्रदूषण फैला रहा है। ठीक है, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, यानी ज्वालामुखी जहाँ उत्पन्न हुआ तो वहाँ भी क्या हुआ? प्राकृतिक के द्वारा ही प्रदूषण फैलाया जा रहा है। ठीक है, तो विभिन्न स्रोतों के द्वारा उत्सर्जित मीथेन। ठीक है, विभिन्न स्रोतों के द्वारा मीथेन कहाँ पाया जाता है? ठीक है, मीथेन दलदली वाली क्षेत्र में पाया जाता है। धान के खेत से उत्पन्न होता है। कौन चीज़? क्या चीज़ है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मीथेन कहाँ से उत्पन्न हो सकता है? विकल्प दे देता है अदर जगह, और एक देता है धान के खेत से। तो वहाँ जो है धान के खेत से क्या उत्पन्न होता है? मीथेन उत्पन्न होता है। यानी दलदली जगह पर क्या होता है? मीथेन उत्पन्न होता है। जो गाय भैंस जुआली करता है उससे भी मीथेन उत्पन्न होता है उस जगह। ठीक है, यानी गाय भैंस जो जुआली करता है तो उस टाइम वहाँ से अल्प मात्रा में मीथेन उत्पन्न होता है। क्या होता है? मीथेन उत्पन्न होता है। तो देखिए, विभिन्न स्रोतों के द्वारा उत्सर्जित मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी परत के अंदर होने वाली रेडियोधर्मिक से निकलने वाली रेडॉन गैस है। ठीक है, रेडॉन गैस है पृथ्वी के ऊपरी परत। अब देखिए, जब भूकंप होने की संभावना होता है तो उस टाइम क्या होता है? यही गैस है रेडॉन गैस। याद रखेंगे इसको, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। रेडॉन गैस जो है, रेडॉन गैस जब भूकंप होने वाला रहता है, तो ये सब BPSC सब में बहुत बड़े एग्जाम में पूछ चुका है यहाँ से क्वेश्चन। प्रदूषण से देखिए किस तरह से प्रदूषण का क्वेश्चन बन रहा है। आप लोग एकदम अच्छी तरह से अध्ययन करते रहेंगे। ठीक है, तो रेडॉन जो है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब भूकंप होने की संभावना होता है तो वहाँ से पूरे वायुमंडल में कौन सा गैस फैल जाता है? तो यही रेडॉन गैस है। रेडॉन गैस जो है पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। ठीक है, तो वहीं से पता लग जाता है कि वहाँ जो है भूकंप होने की संभावना है। ठीक है, तो रेड जोन है, ग्रीन जोन है, ये ऐसे करके बता दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे कि रेडॉन जो है, जब भूकंप की संभावना होती है, भूकंप होने वाला होता है, तो वहाँ से पूरे वायुमंडल में जो है रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, फैल जाती है। तो प्राकृतिक स्रोत की धूल आमतौर पर कम हो बिना वनस्पति वाले बड़े वो क्षेत्र हैं। कुछ क्षेत्रों में वनस्पतियों को गर्म दिनों में पर्यावरणीय रूप से महत्वपूर्ण परिवर्तन कार्बनिक यौगिक का उत्सर्जन करती है। जैसे मानव जनित प्रदूषक जैसे NO2 SO2 से दिया करके द्वितीयक प्रदूषक का मौसमी धूप कोहरा उत्पन्न होता है। ठीक है, मानव द्वारा जो प्रदूषण होता है उस सब के बारे में। तो खैर देखिए, खैर, चिनार, बलूत, विलो,
बिलो ये समझ रहे हैं, ये इससे हम लोग का बिलो के पेड़ से क्या होता है, बैट बनाया जाता है। ठीक है, बैट बनाया जाता है। वृक्ष वनस्पतियाँ कुछ ऐसे उदाहरण है जो कि प्रचुर मात्रा में पीओसी उत्पन्न कर सकते हैं और प्रजातियों ओजोन स्तर पर अन्य किसी भी प्रजाति के अपेक्षा 8 गुना अधिक प्रभाव डालती है। ठीक है, तब परिवर्तनशील जैविक यौगिक ये सब है। देखिए, मानव जनित स्रोत प्रदूषण के, ठीक है, मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण पर डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक की संज्ञा दी जाती है। यानी कि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मानव द्वारा फैलाए गए रोग को क्या बोलते हैं, तो एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। मानव द्वारा फैलाया गया रोग को एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। ये हम बताते भी जा रहे हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, प्रदूषण से अगर आ रहा है क्वेश्चन तो कहाँ से आ रहा है, तो ये भी चीज़ आप लोग को बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद करते भी जाएंगे, नोट भी करते जाएंगे। ठीक है, तो मानव द्वारा फैलाया गया पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोनिक कहते हैं। यानी कि मानव द्वारा जो फैलाया गया रोग उसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोनिक बोलते हैं। ठीक है, और स्थिर स्रोतों में मोटर वाहन, समुद्री जहाज और विमान शामिल है। ठीक है, और स्थिर स्रोतों में जो है क्या है, मोटर वाहन, समुद्री जहाज और विमान शामिल है। सैन्य संस्थान जैसे परमाणु हथियार द्वारा भी क्या बोलते हैं, मानव द्वारा प्रदूषण फैलाया जाता है। मोटर वाहन द्वारा भी क्या, मानव द्वारा ही प्रदूषण फैलाया जाता है। जितना चलाएगा उतना ज़्यादा प्रदूषण होगा। समुद्री जहाज, यहाँ भी मशीन का उपयोग होता है, यहाँ भी प्रदूषण होता है। ठीक है, कभी कभी समुद्री जहाज से तेल का टैंकर लेकर आता है तो वहाँ से टैंकर फूट उठ जाता है या कोई कारण से अति हो जाता है, तो पूरे समुद्र में जो है तेल का रिसाव हो जाता है, तो वहाँ से क्या हो गया, जल प्रदूषण भी हो जाता है। यानी कि मानव द्वारा ही वो भी प्रदूषण फैलाया गया। यानी विमान शामिल है, विमान भी कुछ जेट विमान है। कभी कभी एक ऐसा विमान आता है कि अगर खिड़की की तरफ से अगर पार हो तो खिड़की का शीशा भी फूट जाता है, उसका बहुत सारा। ठीक है, तो ऐसे में जो है बहुत सारे विमान है। ठीक है, बहुत तरह के विमान है। ठीक है, लकड़ी कोयला यह लकड़ी कोयला उपले, फसल अपशिष्ट एवं पेट्रोलियम पदार्थों के जलाने से विभिन्न गैसों का धुआं का उत्सर्जन होता है। यानी कि मानव द्वारा जो है लकड़ी, कोयले और ये सब अपशिष्ट पेट्रोलियम पदार्थों को जलाने पर भी यहाँ से क्या होता है, मानव द्वारा जनित धुआं उत्पन्न होता है। ठीक है, अब देखिए पेरोक्सीसाइड नाइट्रेट, पेन, फोटोकेमिकल स्मॉग, प्रकाश, रासायनिक धूम कोहरा का एक घातक है जो वायुमंडल में तब तक उत्पन्न होता है जब तक ऑक्सीकृत वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नाइट्रोजन का ऑक्साइड के साथ संयोजित होता है। ये सब उत्पन्न होते रहता है जब तक ये सब जो है नाइट्रेट, पेन, फोटोसिंथेटिक स्मॉग प्रकार उत्पन्न होते रहता है। ऑक्सीजन वाष्पशील कार्बनिक यौगिक या नाइट्रोजन ऑक्साइड के संयोजित के कारण ये सब उत्पन्न होते रहता है। स्वच्छ वर्षा स्वाभाविक रूप से अल्प अम्लीय होती है, लेकिन जब बारिश का pH मान 5.6 से कम होता है तो इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो देखिए, अम्ल वर्षा हम लोग किसको बोलेंगे, अम्ल वर्षा, तो जिसका pH मान जो है 5.6 से कम हो जाता है वो क्या हो गया, हम लोग का अम्ल वर्षा कहलाएगा। ठीक है, अम्ल वर्षा कहलाएगा। तो इसका कारण NO2, NO3, SO2 ये हुआ प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, ये हुआ द्वितीय प्रदूषक, ये हुआ प्राथमिक प्रदूषक। ठीक है, ये हुआ प्राथमिक प्रदूषक, ये हुआ प्राथमिक प्रदूषक, ये हुआ द्वितीय प्रदूषक, ये हुआ हम लोग का प्राथमिक प्रदूषक, ये हुआ द्वितीय प्रदूषक। ठीक है, अब देखिए प्रदूषण के प्रकार। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं, तो इसलिए ये भी आई है। ठीक है, तो प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीय प्रदूषक, ये इसमें क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन प्राथमिक प्रदूषक है, इसमें से कौन द्वितीय प्रदूषक है, तो इसको एकदम रट लेंगे। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक समझ लेते हैं, अगर समझ लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
प्राथमिक प्रदूषक, वे भूमि सतह पर उपस्थित स्रोतों से सीधे वायुमंडल में पहुंचते हैं, जैसे CO2, CH4, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, CFC, NFC, ये सब N2O2, यानी कि ये जो है भूमि के सतह पर उपस्थित होते हैं और सीधे वह वायुमंडल में पहुंचते हैं और वह प्रदूषण के रूप में डायरेक्ट, और ये सब क्या हो डायरेक्ट पहुंचते हैं, वह सब क्या हो गया प्रदूषक पदार्थ है। यानी कि वह जो है हम लोग में डायरेक्ट वो अगर इन करे तो हम लोग को डायरेक्ट वह हानि पहुंचा दे। CO2 हम लोग से जैसे उत्पन्न हुआ डायरेक्ट हम लोग में आया तो हम लोग को क्या हुआ, हानि पहुंचा दिया। ठीक है, अगर वही जो है द्वितीय प्रदूषक जो है हम लोग जब वह किसी से रासायनिक परिवर्तन करके फिर वह जो प्रदूषक बनता है तो हम लोग में तक पहुंचता है तो वह क्या हुआ, द्वितीय प्रदूषक हुआ। तो जब स्थानीय गैसें वायुमंडल में उपस्थित अन्य गैसों के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है, यानी कि दो गैस जब आपस में मिल के जब वह रासायनिक क्रिया करती है, अब फिर वह जब वह प्रदूषक बनता है तो फिर वह क्या हो गया, वह द्वितीय प्रदूषक हो गया। इससे नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन मिल गया और इसमें फिर ऑक्साइड मिल गया तो दोनों के नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये दो चीज़ मिलके फिर ये रासायनिक परिवर्तन हो के फिर जो है हम लोग का तब हम लोग को हानि पहुंचाएगा, तो वह क्या हो गया, द्वितीय प्रदूषक हो गया। और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ठीक है, अम्ल वर्षा भी जो SO2 NO2 के कारण होता है, जो आपस में मिलता है तो वहाँ फिर अम्ल वर्षा का निर्माण होता है, प्रमुख कारक है। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्ट हम लोग को प्रदूषण उत्पन्न हुआ और हम लोग को डायरेक्ट हानि पहुंचा दिया हुआ हो गया प्राथमिक प्रदूषक। या तो फिर आप लोग अगर समझे तो ठीक है, नहीं तो इतना चीज़ को ये हमेशा याद रखें, बस इतना से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए गैसीय प्रदूषक, ठीक है, क्या है गैसीय प्रदूषक, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, गैसीय प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, सर्वाधिक प्रदूषणकारी गैस है। वायु प्रदूषण को 50% भाग है, यानी कि ये 50% लगभग 60% होना चाहिए। सामान्यतः पौधे के लिए विषायक नहीं होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे के लिए यह हानिकारक नहीं होते हैं, लेकिन मनुष्य के सांस लेने में समस्या पैदा कर देती है। CO2 जो है पौधे के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन जो है मनुष्य के लिए वह क्या होते हैं, सांस लेने में समस्या पैदा करती है, जिससे हम दम घुटने लगते हैं। जिससे क्या होता है, दम घुटने लगते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, दम घुटने गैस भी कहा जाता है। CO को क्या कहा जाता है, दम घुटना गैस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दम घुटना गैस कहा जाता है। बंद कमरे में कोयला खदान पर उत्पन्न CO2 के कारण कभी कभी दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाती है। लेकिन दम घुटना गैस किसको बोलते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते हैं। इसके कारण से क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। कोयले खदान में ये सब गैस देखने को मिलता है, कोयले खदान में मीथेन गैस भी देखने को मिलता है, इसलिए इसे हम छोटू या दम घुटनों गैस कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2017 से BS2, BS3, BS4 भारत का प्रदूषक मानक है। ठीक है, इसमें वाहनों को CO का उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करते हैं, यानी कि इसमें BS2, BS3 ये सब हुआ गाड़ी का जो है ये बताया गया गाड़ी के बारे में, यानी कि ये जो जितना चेंजेज होते जा रहा है, यानी कि BS2 है यह कम प्रदूषण निकालेगा CO2 का, फिर BS3 जाएगा इससे भी कम, फिर इससे BS4, BS5, BS6 इस तरह से परिवर्तन होते जा रहा है और जो है प्रदूषण कम CO2 की मात्रा गाड़ी में कम करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, नोट, विदेशी में इसे यूरोनॉर्न कहते हैं। ठीक है, CO सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है। यानी कि जो है CO2 हम लोग के शरीर में जाता है। ठीक है, हम लोग के शरीर में जाता है और वह धीरे धीरे क्या होता है, रक्त का जो पंप करने का जो सर्कुलेशन होता है पहुंचकर उपस्थित हीमोग्लोबिन में उपस्थित ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में संपूर्ण फैला हुआ है। ठीक है, वह जो है
वहन क्षमता में बिल्कुल कम हो जाता है। ऑक्सीजन को वहन क्षमता में जब कम कर देता है तो बिल्कुल कम कर देती है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य में मृत्यु हो जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा जब हमारे शरीर में कम हो जाता है तो फलस्वरूप जो है क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, यानी कि दम घुटना। इसी को बोला जाता है दम घुटना गैस। किसको? CO गैस को दम घुटना गैस बोला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इस प्रदूषणकारी गैस नहीं माना जाता है। यह जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है। ठीक है, कौन? CO2 गैस। CO2 गैस जो है यह प्रदूषण गैस नहीं माना जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें अति आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें CO2 आवश्यक है। यह प्रदूषण नहीं फैलाता है। बस ये CO2 के बहुत जगह लाभ भी है, और यह ज़्यादा मात्रा में हो जाए तब यह हानि करना शुरू करता है। इसलिए CO2 अगर मीडियम में रहे तो यह जो है लाभ ही देता है। ठीक है, अगर CO2 नहीं रहता तो क्या होता, पृथ्वी जो है इतना ठंडा हो जाता है कि जीवन संभव नहीं हो पाता। CO2 जो है मीडियम रहता है तो पृथ्वी को यह गर्म रखने में भी काम करता है। ठीक है, दिन में बहुत, अगर ये नहीं रहता दिन में बहुत गर्म हो जाता है और रात में बहुत ठंडी रात होने लगती CO2 कारण नहीं होता तो। ठीक है, इसका जो है ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तभी ये हानि पहुंचाता है, अन्यथा ये ठीक है। ठीक है, तो 2 प्रमुख कारणों के फलस्वरूप वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है तेज़ी से बढ़ती जा रही है, बढ़ती दर से जीवाश्म दहन के कारण। अब कोयले का जो है औद्योगिकरण हुआ, वहाँ जीवाश्म ईंधन यानी कोयले का जो है दहन ज़्यादा मात्रा में होने लगा, तो वहाँ से फिर क्या हुआ, CO2 ज़्यादा उत्पन्न होने लगा। यही कारण से कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मात्रा में वायुमंडल में वृद्धि होने लगा। ठीक है, तीव्र गति से वन का विनाश के कारण वन क्षेत्र में ह्रास होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में निरंतर कमी। ठीक है, निरंतर कमी होने लगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होने से हरित गृह प्रभाव में वृद्धि हुई। ठीक है, जिससे महासागरीय जल की अम्लता में वृद्धि हुआ। हिमपेटियों एवं महासागरीय हिमनद का पिघलना आदि विनाशकारी घटनाएं घटित होने लगी। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा होने वाले वैश्विक तापमान लगभग 60% के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही जिम्मेवार है। यानी कि आज के समय में जो वैश्विक तापमान जो हो रहा है, ठीक है, वैश्विक तापमान उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है जिम्मेवार कौन है? CO2 गैस है। 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 CO2 गैस है, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि जो है वैश्विक तापमान के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है कौन है? CO2 गैस का ज़्यादा भूमिका है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान CO2 गैस का ज़्यादा भूमिका है। तो इस कितना %? तो 60%। ठीक है, कितना? 60%। तो यहाँ तक हम लोग पर्यावरण के बारे में अध्ययन किए। ठीक है, तो इसमें और प्रदूषण रोक गया, क्योंकि हमारा वीडियो लंबा होते जा रहा है। ठीक है, वीडियो हमारा लंबा होते जा रहा है, इस कारण से आगे वाले वीडियो में हम लोग जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आप ही लोग का चैनल है, इसे आगे बढ़ाने में आप लोग का ही मदद होनी चाहिए। तो तभी तो जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग को मैसेज चला जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आप लोग तुरंत देख लेंगे कि नहीं जो है वीडियो अपलोड हो गया, हम लोग को अब देखना है और अध्ययन करना है। ठीक है, इस चैनल पे जो है सुबह प्रत्येक दिन एक वीडियो अपलोड होते जाएगा। आप लोग देखते रहिए और बेसिक से यहाँ से अध्ययन करते रहिए। अगर जिसको भी दिक्कत हो समझने में तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। जो भी समझ में ना आए यहाँ से आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। आगे वाले वीडियो में इसको हम पूरा डिटेल से अध्ययन कर लेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। आप लोग वीडियो को देखते रहिए।
आपका आशीर्वाद मिलते रहे।